मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। कुलभूषण जाधव का जो मामला है ये पार्लियामान के ऐवानों में गूंज रहा है। क्या अपोजिशन कौमी सलामती के मामलात पर सियासत कर रही है जैसा हुकूमत कह रही है? आज वफाकी वजीर बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर फरोग नसीम पार्लियामान में आए। इससे पहले उन्होंने अपने ओहदे का आज तीसरी बार हलफ उठाया। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में हुकूमत की नुमाइंदगी के लिए वो अपने ओहदे से अलग हो गए थे। आज उन्होंने जो अपना पॉलिसी बयान इस हवाले से ऐवान में दिया, उसमें उन्होंने ऐवान को बताया कि भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण जाधव को ना तो कोई एनआरओ दिया गया है और ना ही हुकूमत ने उसकी सजा में कोई कमी की है। ये ऑर्डिनेंस बना आईसीजे की जो रिक्वायरमेंट्स थी कि इफेक्टिव रिव्यू और रिकंसिडरेशन आप दे इस आदमी को। एनआरओ वो चीज होती है जैसे जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ निकाला था कि उन्होंने माफ कर दी थी, सजाएं माफ कर दी थी, जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स थी वो खत्म कर दी थी। यहां किसी किस्म की कोई सजा ना माफ की गई है, ना कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग कोई खत्म की गई है। इस ऑर्डिनेंस ने कुलभूषण की सजा खत्म नहीं की। अगर सजा खत्म होती तो सर मैं आपके साथ वहां खड़ा होकर प्रोटेस्ट कर रहा होता। बैरिस्टर फरोग नसीम ने लाए गए ऑर्डिनेंस के हवाले से यह भी बताया कि यह जरूरी नहीं है कि कोई ऑर्डिनेंस लाने से पहले ऑपोजिशन को एतमाद में लिया जाए। ऑर्डिनेंस हुकूमत अपनी जरूरत के मुताबिक ऐसे ही लाती है और माजी में हुकूमतें भी ऐसा ही करती रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये ऑर्डिनेंस ना लाते तो पाकिस्तान को नुकसान होता। ये कहीं नहीं लिखा कि ऑर्डिनेंस को पास करने से पहले फेडरल गवर्नमेंट को या सदर को या प्राइम मिनिस्टर को पहले ऑपोजिशन को या दूसरे जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं पार्लियामान में उनको कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है। दिस इज व्हाट इंडिया वांटेड कि हम इसको ना माने और वो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में जाके हमारे खिलाफ हर तरह का रेजोल्यूशन पास करवा दें, सैंक्शन लगवा दें। इस ऑर्डिनेंस के करने के बाद इंडिया के वो हाथ हमने काट दिए विद फाइनलिटी। इससे पहले अपोजिशन ऐवान में इसी मामले पर तनकीद करती रही है कि हुकूमत ने इस मामले पर ऑर्डिनेंस के हवाले से अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया और एक तरह से कुलभूषण जाधव को एनआरओ दिया गया है। हमें ताने दिए जाते थे कि मोदी का यार है नवाज शरीफ और हम जो है इंडिया को अपीज कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की वतन अजीज की सलामती के खिलाफ दहशतगर्दी लॉन्च करने के लिए एक हिंदुस्तानी जो है वो पकड़ा जाता है, सर्विंग जो है फौज का एक अफसर पकड़ा जाता है, तो आज उसको क्यों उसका ये हुकूमत उसकी क्यों सहूलतकार बनी हुई है? कुलभूषण यादव मानता है कि मैं पाकिस्तान में जासूसी करता था, मैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता था, तो फिर इमरान खान का तरीके इंसाफ का जवाब क्या है कि कुलभूषण यादव को एनआरओ देना चाहिए। अब यह बात तो तय है कि कुलभूषण यादव एक भारतीय दहशतगर्द है, एक हाजिर सर्विस भारतीय फौजी अफसर जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए पकड़ा गया। इस पर सभी का इत्तफाक है। लेकिन इस मामले पर जो बात हो रही है और हुकूमत का जो इल्जाम है कि अपोजिशन इस हसास मामले पर सियासत कर रही है, क्या यह इल्जाम दुरुस्त है? क्या इन मामलात पर सियासत हमारे खारजा महाज पर मौक़िफ़ को कमजोर करती है? कौमी सलामती के मामलात पर हुकूमत और अपोजिशन किस तरह से इकट्ठी हो सकती हैं? क्योंकि यही मामला कश्मीर की सूरत हाल के तनाजुर में भी आम है, क्योंकि भारत की तरफ से कश्मीर की हैसियत को तब्दील किए 1 साल हो चला है। पार्लियामान में कश्मीर के मामले पर सियासत हमें नजर आती रही है, ये असरअंदाज होती रही है। इस मामले का हल क्या है? एक तो आज के प्रोग्राम में इस पर बात होगी, दूसरा एहतसाब के निज़ाम के हवाले से और उसको शफाफ बनाने के लिए और अपोजिशन के जो शिकवे दूर हैं करने की जो है वो बात हो रही है। एक कमेटी भी बनी है 24 रुकनी जो इस पर गौर कर रही है। क्या एहतसाब के लिए जो कानून साजी का माहौल है वो साजगार? क्या शफाफ एहतसाब का निज़ाम बनाना जो है वो मुमकिन है? इसके लिए क्या कोई नए इदारे की ज़रूरत है या पुराने इदारों को बेहतर बनाया जा सकता है? इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे।
वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा दूं। अली गौहर बलोच साहब, मेंबर कौमी असम्बली है मुस्लिम लीग नून से, बहुत शुक्रिया जी अली गौहर बलोच साहब। नाज बलोच साहबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मेंबर कौमी असम्बली, बहुत शुक्रिया नाज साहबा आपके भी वक्त का। और सदाकत अली अब्बासी साहब, वो कुछ ही देर में जो है वो स्टूडियो आ जाएंगे, मगर अभी फ़ोन लाइन पे वो हमारे साथ होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो भी हमें इस डिबेट में जो है वो ज्वाइन करें। मैं अपोजिशन से ज़रा आगाज़ करना चाहता हूँ, और अली गौहर साहब इजाज़त हो, मेरे ख्याल है लेडीज़ फर्स्ट पहले नाज साहबा से जो है वो बात कर लें। ये हुकूमत जो कह रही है कि आप कौमी सलामती के मामलात पर जो है वो सियासत कर रहे हैं इन इशूज़ को उठाकर, और पार्लियामान में जिन बुनियादों पर इन इशूज़ को उठाया जा रहा है, अपोजिशन का ये इशू उठाना बनता नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान देखिए, बात यह है, पहले तो ये जो ऑर्डिनेंस है ये 20 मई को ये ऑर्डिनेंस जो है ये लाया गया, और ऐसे तरीके से लाया गया कि इसको हम खुफिया इसलिए कहते हैं कि इसके बाद पार्लियामेंट का सेशन रहा है पूरे जून के महीने में। कोविड के बावजूद जो है पूरे पार्लियामेंट का सेशन कंटिन्यूसली जारी रहा, बजट का सेशन हुआ, तकारीर हुई, सब चीज़ें हुई। फिर जुलाई का पूरा महीना गुजर गया, अब जाके ये इस चीज़ को पार्लियामेंट में लेकर आना चाहते हैं। तो बात ये है कि आपको भी पता है और हम सब जानते हैं कि 5 अगस्त को एक साल, अभी इस 5 जो 5 अगस्त आएगी, इसमें कश्मीर के लॉकडाउन को 1 साल मुकम्मल हो चुका होगा। हाँ। यानी कि एक तरफ तो भारत जो है वो कश्मीर पे जुल्म ढालता रहे, और आसिया अंदराबी को जो है तिहाड़ जेल के अंदर डाल दे, हर किस्म की वायलेशन उन्होंने की। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, जो वाटर ट्रीटी इंटरनेशनली जिसपे अग्रीड है इंडिया का, उसके ऊपर वो वायलेशन करें। यूनाइटेड नेशन कहता है कि कश्मीर की हक के खुद इरादियत को माने, उसको वो नहीं मानता। फिर उसके बाद जो है वो कश्मीर के जो बेसिक ह्यूमन राइट जो वायलेशन कंटिन्यूसली करता आ रहा है, इंडिया इंटरनेशनली एक्सपोज्ड हुआ है, और उसकी जो फैशिज्म है मोदी की, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन वो तो धड़ल्ले से ना तो वो जो है माफिया मांगते हैं, ना वो एक स्टेप पीछे जाते हैं। रही बात हमारे यहाँ पे मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता भारतीय जासूस, एक वहां का हाजिर फौजी अफसर जो है वो यहाँ पे पकड़ा जाता है, और वो एडमिट करता है कि उसने ये सारे कुछ किया इंसर्जेंसी पाकिस्तान में। उसके लिए आप एक नरम गोशा क्यों रख रहे हैं? सवाल तो ये उठता है कि एक स्टेप अगर इंडिया की तरफ से हम देखेंगे कि कश्मीर की तरफ उनकी रिलैक्सेशन कुछ हो, तो फिर तो चले कुछ चीजों पर इंसान सोचे भी, लेकिन यहाँ पे जो जवाब ही नहीं बनता। और मैं एक बात बता रहा हूं, जो आज फरोग नसीम साहब ने बात की है, उन्होंने कहा कि ये हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं। एक आईसीजे की वर्डिक्ट है, मेरी जरा गुजारिश सुने। वो ये कहते हैं कि एक आईसीजे की वर्डिक्ट है, उस पर अमल हमने करना है, और वो वैसे मुद्दा इन पर डालते हैं, मुस्लिम लीग नून पर डालते हैं कि आईसीजे में जो जाने का, जो कल शीरी मजारी साहबा ने जो है वो बात की। देखिए आप हमारे पास और ऑप्शन क्या है? देखें, मुझे ये याद है कि इमरान खान साहब हमेशा इलेक्शन से पहले अपनी सोवरेनिटी की बात किया करते थे, आंखों में आंखें डाल के बात करने की बात करते थे, और कहते थे कि हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, हम किसी असूल पे सौदेबाजी करेंगे नहीं। तो आज आपके मुल्क की सोवरेनिटी की बात है। आज आप कुलभूषण के लिए रिलैक्सेशन करेंगे, वो तो आधी मुजरिम है, वो दोबारा इस किस्म की चीजें करेंगे, तो आप क्या एक प्रेसिडेंट सेट करना चाह रहे हैं? और अच्छा, एक ऐसे माहौल में जबकि इंडिया खुद इंटरेस्टेड नहीं है अपील के लिए, जबकि गुज़िश्ता दिनों मैंने खुद वजीर खारजा को सुना टेलीविजन चैनल पे, उन्होंने कहा कि जो मुलाकात करवाई गई उसमें उनके अफसरान इंटरेस्टेड ही नहीं थे, दिलचस्पी नहीं थी उनकी कुलभूषण से बात करने में। तो उनकी तरफ से तो कुछ भी नहीं, एक स्टेप फॉरवर्ड वो चाह रहे हैं कि वो इस मामले में कोई बात करे। तो आप क्यों इतना वो कहते हैं बेगानी शादी में दीवाने क्यों हो रहे हैं? ठीक है, राइट। अली गौहर बलोच साहब, क्या कौमी सलामती के मामला पर सियासत हो रही है? कतई तौर पर सियासत नहीं हो रही, बल्कि इसमें मैं ये गुजारिश करूँगा कि नाज साहबा ने बड़ा तफसीलन इस पे जवाब दिया है इस इशू पर, लेकिन मेरी कुछ गुजारिशात हैं कि आप ये देखें कि कैसा हुस्न इत्तफाक है। अब हम इसको क्या हुस्न इत्तफाक कहें या पाकिस्तान की सलामती का मसला कहें, और इस हुकूमत की नाकाम खारजा पॉलिसी कहें, इस हुकूमत की बदनीति कहें, बददयांती कहें, मतलब है इसको जो भी मुनासिब अल्फाज लगें आप दे सकते हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इंतहाई परेशान है। क्या ये इत्तफाक था कि जब इमरान खान अमेरिका के दौरे पर गए तो वापस आकर जब इन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर ही जश्न मनाया इस्लामाबाद, तो उसी वक्त मोदी साहब जश्न मना रहे थे इंडिया में?
कि जब उन्होंने वो मकबूजा सकूत, मैं तो उसको कहता हूँ सकूत मकबूजा कश्मीर, कि जब उन्होंने ये जश्न मनाया कि हमने कश्मीर की आज़ाद हैसियत ख़त्म करके उसको इंडिया का हिस्सा बना, वो कानून ख़त्म कर दिया, और उसके बाद उसी टाइम नियाजी साहब दौरा करके आ रहे हैं अमेरिका का, ये इस्लामाबाद में जश्न मना रहे हैं कि मैं कामयाब दौरा करके, वो डेट्स भी बिल्कुल आप आज भी चेक कर लें, वो इकट्ठी हैं, वो एक ही वक्त में दो जश्न मनाए गए, एक मोदी साहब ने इंडिया में मनाया और नियाजी साहब ने पाकिस्तान में मनाया। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि जब अभिनंदन को हम चाय का कप पिलाकर बड़ी इज्जत के साथ उसको वापस भेजते हैं, हमारी अफवाज जो है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि पूरी दुनिया की जो मतलब है कि ऐसी अफवाज में शुमार होता है जो फर्स्ट लाइन की अफवाज है। लेकिन आज आप देख लें कि पाकिस्तान के अवाम सोचते हैं कि इस हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों की वजह से आज वो देखते हैं कि हम अब हमारी क्या ऐसी मजबूरी थी, हमसे लोग पूछते हैं, हम हल्कों से वोट लेकर आए। तो उन्होंने कहा देखिए अब मेरी गुजारिश सुने, आप लोगों का एतराज ऑर्डिनेंस के हवाले से, मैं भी सदाकत अब्बास साहब भी मगर ऑर्डिनेंस वो कहते हैं ऑर्डिनेंस का तरीका का अपोजिशन ये कहती है ना हमें एतमाद में नहीं लिया, तो एतमाद में तो एतमाद में वो कहते हैं रहमान साहब एतमाद में हमें नहीं लिया गया, एतमाद में पाकिस्तान की आवाम को क्यों नहीं लिया जाता? क्या ये पाकिस्तान के इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं है? मैं सिर्फ एक गुजारिश करूंगा, आप जरा इत्तेफाक देखिएगा कि 59 डेज हो गए इस ऑर्डिनेंस को, 59 डेज। अच्छा, और इसमें ये देखें कि 20 मई को ये जारी किया गया, जैसा कि नाज साहब ने बताया 29 मई को इसको गजट का हिस्सा बनाया गया। ये फिगर मैं इसलिए लिख के लाया हूं कि ताकि इसमें कोई अभाम न रह जाए। अच्छा। 8 जुलाई को वजारत खारजा के थ्रू पाकिस्तान के अवाम को पता चल रहा है कि भाई ये जो है ये चांद भी जो है वो निकल आया। और उसके बाद आखिरी बात, मैं अपनी बात को समेटते हुए, 5 जून से लेकर 30 जून तक पार्लियामेंट का इजलास चलता रहा। अच्छा, और उस पार्लियामेंट के इजलास में मतलब है आप हुकूमत को और हुकूमत की बददयांती और बदनीति को हम कब तक ऑर्डिनेंस के पीछे छुप कर चलाती रहेंगे? कितने ऑर्डिनेंस निकालेंगे इस पार्लियामेंट के दरवाजे बंद करके? ऑर्डिनेंस वाली बात पे ना साहब आप कुछ कहना चाह रही हैं? तो ऑर्डिनेंस को जस्टिफाई करने के लिए आज जो फरूक नसीम साहब आए, जो रात को वकील बन जाते हैं और दिन को वजीर बन जाते हैं, तो ये तो ऑर्डिनेंस को जस्टिफाई करने के लिए आए हुए थे, या मुझे हैरत इस बात के ऊपर है कि खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे हैं कि जी ये पर्सन स्पेसिफिक ऑर्डिनेंस नहीं है, जबकि उसके अंदर मेंशन है कुलभूषण जाधव का नाम। तो हाउ कम यू कैन से कि ये एक पर्सन स्पेसिफिक ऑर्डिनेंस नहीं है? मैं सदाकत अब्बास साहब साथ हैं जी, आ रही है जी। सदाकत अब्बास साहब आपको आवाज आ रही है जी? आपके जी रहमान आ रही है जी हजूर। एक तो थोड़ी सी गुफ्तगू आपने सुन ली होगी, जो ऑर्डिनेंस वाली बात है कि क्या ऑर्डिनेंस लाना जो है वो मजबूरी था क्या ऑपोजिशन को, या इनका कहना है कि लोगों को भी इस हवाले से जो वो बताना चाहिए था? क्यों हुकूमत को लगता है कि ये कौमी सलामती के मामलात हैं और ऑपोजिशन जो है वो इस पर अपनी सियासत कर रही है? रहमान साहब बहुत शुक्रिया। रहमान साहब आज फरूक नसीम साहब ने बड़ा तफसीली इनको बड़ा ऑपोजिशन को बड़ा रिक्वेस्ट किया और दरख्वास्त के अंदाज में कहा कि आपको सियासत करने के बहुत सारे इश्यूज हैं, मेहरबानी करें इस कौमी सलामती के इशू पे सियासत ना करें। पाकिस्तान की बहुत सारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि दुनिया में एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर जब हम इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन को मान लिया है तो फिर आप कंप्लायंस हमारी। अच्छा, मेरा ख्याल है अब्बासी साहब की कुछ ऑडियो का जरा इशू है, लेट मी जस्ट फिक्स है। अब्बासी साहब जो है वो आपको जरा ब्रेक के बाद लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर गुफ्तगू जारी रहेगी कि कौमी सलामती के मामलात पर जो है वो सियासत अब हो रही है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। क्या कौमी सलामती के मामलात पर भी सियासत हो रही है? अब्बासी साहब आपको आवाज आ रही है हजूर? जी आ रही है आवाज जी। मैं चाहता हूं आप जरा जवाब आप दे दें, वो आप देना चाह रहे थे, उस वक्त कुछ ऑडियो का इशू था। क्यों हुकूमत को ये लगता है कि इन मामलात पर जो है वो सियासत हो रही है, ऑपोजिशन सियासत कर रही है? देखिए रहमान, मैं बात कर रहा तो पूरी बात नहीं हो सकी। आज जब तकरीर की हमारे वजीर कानून ने असेंबली में, वहाँ बड़ा वाजे ऑपोजिशन को ये रिक्वेस्ट के अंदाज में कहा
कि पाकिस्तान की इस वक्त बहुत सारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं। एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे हमें पाकिस्तान का एक नया इमेज बनाना है, और जिस तरह का हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को एक दफा उसकी जुरिसडिक्शन को तस्लीम कर लिया है, आप उसकी कंप्लायंस अगर हम नहीं करते तो ये हम कोई इंडिया को खुश करने वाली बात नहीं है। इंडिया के अलावा बैनुल अक़वामी बरादरी में पाकिस्तान का एक इमेज है, पाकिस्तान की आइंदा जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है, जो डिप्लोमेसी है या दीगर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज है, एक तो बात है। दूसरा ये कि रियासत के तमाम इदारे इस वक्त एक पेज पे हैं, और एक बात कि कोई ऑर्डिनेंस, ये ऑर्डिनेंस पहली दफा तो आया नहीं, और जितना उसके रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी फुलफिल हुई हैं। और आज फरोग नसीर साहब ने इनको कहा कि अगर आपको इत्मीनान देना है तो आपको बैठ के मुतमिन भी करेंगे, लेकिन इसको इतना उछालेंगे तो शायद ये पाकिस्तान की डिससर्विस होगी इस वक्त जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिनेरियो है इस वक्त रीजन में। अच्छा ठीक है नाज बलोच साहब, ये कश्मीर के मामले पे भी हमने देखा तनकीद, मगर ये जब चीज़ें होती हैं पार्लियामान के अंदर कि मोदी का यार कहा जाता है, क्या वजीर आज़म किसी पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाना जो है वो कोई भी हो, चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, इमरान खान हों, उससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी या राजा परवेज शरीफ, क्या ऐसा कहना चाहिए? क्या ये बातें पार्लियामान के अंदर होनी चाहिए? देखिए हमें जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है उसमें यू ऑलवेज एग्री टू डिसएग्री विद पीपल इन अ वेरी नाइस एंड अ वेरी डिसेंट मैनर, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे जो रवायत आई है कि मोदी का यार और ये गद्दार, ये सारी बातें आप देखें तो ये सब चीज़ें धरना कंटेनर में इमरान खान साहब औरों को कहा करते थे ना। तो अब जब उनकी बारी आई और वो उससे भी ज्यादा अगर आप देखें कि जो चीजें नजर आ रही हैं वाज़े तौर पे, तो डेफिनेटली उसी जबान में उसी लैंग्वेज में उसका रिस्पॉन्स जो है वो आ रहा है। गलत है तो जरूरी तो नहीं ना, आपकी तो अपनी जमात है, आपको तो अपना देखना चाहिए ना। देखिए मेरी बात सुनो, उन्होंने धरना दिया तो ये तो मतलब ये तो नहीं है कि आप भी धरना दे देंगे। देखिए मैं मेरी गुजारिश सुन लेना। हाँ। जब पार्लियामेंट के अंदर रवैया ये है कि बिलावल भुट्टो एक कंस्ट्रक्टिव तकरीर करते हैं, साथ में से मुराद सईद को जरूरी है कि 1 घंटा जो है वो पीपल्स पार्टी को गालियां निकालना, तो जब ये रवैया और एटीट्यूड है तो आई थिंक ये हुकूमत को अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा, उनको डेमोक्रेटिक नॉर्म सीखने पड़ेंगे, बिकॉज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप अगर किसी पे पत्थर फेंकेंगे तो कीचड़ आप पे भी उछलेगा, तो ये रवैया इन्होंने खुद मजबूर किया और ये इनका किया हुआ है और ये आज भी ऑपोजिशन की जुबान इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आज पार्लियामेंट में आप देखें ट्रेजरी बेंचेस में बैठे हुए वजीर भी, उनको शायद अब तक यकीन नहीं आ रहा कि वो जो है हुकूमत का हिस्सा है, और अब भी उनका जो जबान है, जो उनका एक कलाम तकिया कलाम जो है वो आप देखें बातों का अंदाज वही है, गालम गलोच, वही एटीट्यूड, वही चोर डाकू डकैत लुटेरा। और फिर आप ये देखें अपने मुल्क के अंदर तो भाई आप कहते हैं कि जी हमने फन्ने खां बनना है, हमने किसी को नहीं छोड़ना, सब चोर डाकू डकैत हैं, सबको नैब में कर लो, सबको जेलों में घसीट लो, सबको बख्तरबंदों में डाल दो, सबकी तस्दील करो। 3-3 महीने से लेके 1-1 साल तक खुर्शीद शाह साहब 1 साल से नैब की जद में, उनको जो है शुगलिया तौर पे नैब ने कस्टडी में रखा हुआ है। लेकिन अगर आप कुलभूषण के लिए चुपके से ऑर्डिनेंस लाएंगे तो सवाल तो पैदा हो, मगर मैं सवाल तो पैदा हो। बलोच साहब ठीक है, वो सवाल आपका जवाब वो सदाकत अली बासी साहब जो है वो देंगे, मैं भी उनकी तरफ जाता हूं। बट ऑर्डिनेंस पहले भी तो आते रहे सर, ऑर्डिनेंस पहले कौन सा अवाम को या अपोजिशन को एतमाद में लेकर जो है वो आते हैं, जिस पर आपका एतराज है कि इस मामले पर जो है वो आप हमें जो है वो हुकूमत ने एतमाद में नहीं लिया। देखें बात यह है कि पार्लियामान एक सुप्रीम इदारा है और ये तो बात नहीं है कि ये एक मुल्की सलामती का मसला है। और आपको पता है कि जब कश्मीर का इशू था तो उस वक्त जब तुर्क सदर आए उस वक्त पूरी अपोजिशन ने हुकूमत का साथ दिया, अगरचे इनकी आज भी वही जुबान है। मैं नाज की बात की तईद करूंगा कि जो ये कंटेनर पे खड़े होके कहते थे, इनके एक वजीर ने एक निजी चैनल के ऊपर बैठकर ये बात कही कि कुलभूषण तो बाहर जा चुका है, आज कुलभूषण पाकिस्तान में कैसे आ गया। ये बात हमने तो उनकी मालूमात महदूद थी, नहीं मालूमात थी या वो मतलब नींद में थे या वट एवर, बहरहाल ये एक इनके वजीर की थी। कभी ये अभिनंदन मुझे ये बताएं कि ये वजीर अमूर कश्मीर ये कह रहे हैं कि वो जो है कुलभूषण साहब जो है वो तो बाहर चले गए। अच्छा ठीक। तो गुजारिश ये है कि ये कौमी सलामती का मसला है, इस पे अगर ये ऑपोजिशन की तमाम पार्टी, मुझे ये बताएं, ये को पार्लियामानी कमेटी बना देते, उससे पहले उनको बुला के इत्माद में लेते
कि हमारे ये मसाइल हैं। हम कंटेनर पे खड़े होके नारे लगाते थे, लेकिन इधर हमारी टांगे कांप रही हैं, आप हमारा साथ दें। हो सकता है हम इनके साथ इस इशू पर कोई ऐसा तरीका कार इख्तियार करते ये क्यों है? जिससे हमारी कौम की इज्जत और वकार पर हर्फ ना आता। ये हर वो कदम उठाते हैं। आप देखें, कश्मीर वो जगह है कि जब आज कश्मीर के जवानों को दफनाया जाता है तो उधर नारे क्या लगते हैं? नारे ये लगते हैं कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान की शहर पाकिस्तान की शहराग है, और पाकिस्तान के परचम में आज कश्मीरियों को दफनाया जाता है। ये जो पॉइंट है ना, कश्मीर वाले पे मैं आता हूं, कश्मीर वाले पे आता हूं, और हम ये करते हैं कि यौम शोदा वाले दिन जो है आप अफगान ट्रांजिट के लिए वाघा बॉर्डर खोल देते, तो आप दिन की सिलेक्शन भी देखें। फिर वो वजीर साहब कहते हैं कि दिन तो कोई भी हो। अब्बासी साहब, ये क्या हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल काम है कि इस तरह के जो मामलात हैं, और ये कौमी सलामती के मामलात हैं, और कुलभूषण वाला मामला ऐसा है कि इस पर सभी एग्री करते हैं, सभी का इत्तेफाक है कि वो दहशतगर्द है। आप अगर इनसे बात करते तो शायद आपको वो मुश्किलात ना होती जो आम जो दीगर सियासी मामलात पर होते हैं, जिस तरह से नैब हो गए। क्या हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल काम है कि इन मामलात पर भी जो है वो अपोजिशन को एतमाद में लेना? रहमान, आपने इनसे पूछा है कि इनको क्या गिला है, इन्होंने ये गिला किया, इन्होंने कोई लॉजिक नहीं दी। इन्होंने कहा कि हम कंटेनर पर तकरीरें करते थे। भाई, हम तो कंटेनर पर तकरीरें करते थे, आप तो बड़ी आप तो अपने बड़े नॉर्म्स की और बड़ी सियासी और जमहूरी कदरों की बात करते हैं। तो आज इमरान खान जो कहते थे, आप भी कहते हैं। देखिए ना, अगर हम उस वक्त मोदी का यार हमने कहा था, तो बिलावल साहब ने भी कश्मीर में कहा था कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है, लेकिन वो इनको माफ हो। ये नहीं होनी चाहिए। मेरा पॉइंट ही ये है, उस वक्त भी ये था कि ये बातें जो है वो जिस टोन में हमारे वजीर ने बात की है, जिस इनको एक दरख्वास्त की है कि ये कौमी सलामती का इशू है, इसको ना उछालें बैठ के। और इसको हमने, जब इनका दौर था मियां नवाज जी के दौर में, एक उसकी बैकग्राउंड थी, एक जनरल का यहाँ पे आना, इनका वहां इंडिया जाके हुर्रियत से ना मिलना, मोदी का यहाँ पे आना, इनका और हमारी जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनका इख्तलाफ होना, और सिक्योरिटी इदारों का हुकूमती पॉलिसी पे नाराज होना, ये सारी बातें थी। आज इसके मुकाबले में पाकिस्तान तमाम रियासती इदारे इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और हुकूमत इनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि इस पर सियासत ना करें। हमने अगर कोई किसी जगह पे कोई गैर आईनी काम नहीं हुआ, जहां तक बात करनी है तो डिफेंस कमेटी में इस बिल को आज उन्होंने लेक कर दी है, वो डिफेंस कमेटी में डिस्कस होगा। बिलावल साहब उसका जवाब दें, लेकिन जवाब देते हुए पॉइंट स्कोरिंग में आप पाकिस्तान की डिसर्विस ना करें। इस वक्त जो जिस तरह के हालात हैं, हमने इंडिया को नहीं देखना, हमने पाकिस्तान का मुस्तकबिल देखना है, और पाकिस्तान का ताल्लुक दीगर ममालिक से देखना। फॉरेन पॉलिसी जो है उस वक्त कोई मजाक नहीं है। इंडिया कोई जिस तरीके से इमरान खान साहब ने आप इसका कुलभूषण का जिक्र किया, या जिस तरह जाके मोदी को हेड ऑन किया, कोई पाकिस्तान में इसकी तारीफ नहीं मिलती। ये तो नाम लेते डरा करते थे कि कहीं कुलभूषण का नाम लिया इंडिया हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है। जरा ब्रेक के बाद कि ये जो माहौल है, अगर कौमी सलामती के मामलात पर अपोजिशन और हुकूमत का एतमाद जो है वो उसका ये हाल है, तो फिर ये जो बात कानून साजी करनी है, वो नैब के मामले तरमीम पर जो है वो बात हो रही है, तो फिर वो कैसे मुमकिन है? एक बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जो बात कौमी सलामती के हवाले से हो रही है, इत्तेफाक की बात कि क्या हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, वही बात जो है वो एहतसाब के निज़ाम को लेकर भी चल रही है। और अभी इस पर जो है वो कुछ पेशरफ्त हुई है। एक 24 रुकनी कमेटी इस पर गौर कर रही है कि एहतसाब के निज़ाम को किस तरह से शफाफ बनाया जा सकता है। ये जो गिले शिकवे हैं सियासतदानों के, अपोजिशन के, हुकूमत के भी कुछ शामिल है, इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है? नाज बलोच साहब, क्या ये मुमकिन है? क्या आपको लगता है ये माहौल हमारे पास है, हमारी पार्लियामान के पास है कि ये जो 24 रुकनी कमेटी है या अपोजिशन और हुकूमत जो है वो मिलकर कुछ तय कर लेंगे कि एहतसाब का निज़ाम जो है वो ये होना चाहिए और इदारा ऐसे होना चाहिए? देखें, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले अदवार में नून लीग की दौरे हुकूमत में भी इनको ये तजवीज़ दी थी कि ये नैब का ड्रकोनियन जो कानून है, ये एक आमिर का लाया हुआ कानून है। ये सियासतदानों को, पॉलिटिशियंस को एक दूसरे को मलाइन करने का और उनका मीडिया ट्रायल करने का, उनको कट टू साइज करने का एक आले के तौर पे इस्तेमाल होता है। अच्छा, हुआ फिर ये कि उस वक्त नून लीग ने एग्री नहीं किया, जिसको आज वो खुद बैठ के रिग्रेट करते हैं इस चीज को।
अब ये है कि होता क्या है रहमान, ये तो मेरे ख्याल हर दफा होता है, जो भी हुकूमत में होता है वो कंफर्टेबल होता है इससे, जो ऑपोजिशन में होता है वो इस पर यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसा निजाम आए कि हुकूमत भी कहे ठीक है, ऑपोजिशन भी कहे कि ये ठीक है। निजाम एक ट्रांसपेरेंट निजाम और एक ऐसा निजाम जिसके अंदर ये ना हो कि बिलियन ट्री सुनामी पे खामोशी, मालम जबा पे खामोशी, 400% दवाओं की कीमतों पे खामोशी, BRT पे खामोशी, चीनी चोरी पे खामोशी, हर चीज पे खामोशी हो और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जो है 10-10 महीने आप खुर्शीद शाह को हिरासत में ले लें, आप पीपल्स पार्टी के तमाम फ्रंट बेंचर्स को जो है उठा के, ऑपोजिशन के तमाम लीडरान को उठा के जेलों में डाल दें। तो ये जो तरीकेकार है ये इंतकाम है। ये नैब जो है ये कोई एहतसाब नहीं कर रही, ये इंतकाम कर रही है। नैब की जगह मेरा सवाल ये है कि नैब की जगह आप कोई और इदारा ले आए। देखिए कोई और जो इदारा आएगा पर फिर केस होता मैं है, आपको ये बता दूं, तो यही मचेगा कि इंतकामी कार्रवाई। देखिए रहमान, जब पार्लियामेंट से जब सियासतदानों से दौरे हुकूमत में जब आप लोगों पर केस बने, डॉक्टर आसिम के हवाले से, शर्जील मेमन के हवाले से या दीगर जो केसेस थे, तो यही बातें होती थी। देखिए अभी आपके सामने इंतकाम ले रही है, आपके सामने अभी जो कोर्ट का ऑर्डर आया पैरागॉन वाले मामले में और उसमें जज जो रिमार्क्स आए हैं उसके अंदर फ्रैंकनस्टाइन का भी जिक्र है कि आपने ये खुद जो फ्रैंकनस्टाइन पाला हुआ है ना, ये इस वक्त एक फ्रैंकनस्टाइन है नैब, ये वो इन्होंने जिन पाल लिया है जो कि खुद एंड में इनको भी खाएगा, वो इनको नहीं छोड़ेगा। जैसे इनकी सीट उतरी, इनकी फाइलें भी तैयार हैं, इनके केसेस खुलना शुरू हो जाएंगे, इनकी पकड़ दकड़ होगी और उसमें कई ऐसे, ठीक है जहां जायज है वहां बनता है, लेकिन जहां आपके पास ना शवाहिद है, ना आपके पास प्रूफ है, ना आपने इन्वेस्टिगेशन कर पा रहे हैं, आप 10-10 महीने किसी का ट्रायल कर रहे हैं, सिटिंग एमएनएस का प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी नहीं हो रहे। तो ये मैं समझती हूँ इस किस्म का रुतलेस, आपको लगता है माहौल है अभी ये इस माहौल में हो सकता है? स्पेसिफिकली बिल्कुल माहौल बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्पेसिफिकली आफ्टर द जजमेंट और जो रिमार्क्स, देखिए जो अदालती रिमार्क्स आए हैं वो बहुत गौरतलब हैं, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते और उनके ये तो प्रेसिडेंट बन गया। इन्हीं रिमार्क्स के बेसिस पे अब हर शख्स जिस पे नैब के केसेस हैं सब इन्हीं रिमार्क्स को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नाइंसाफी हो रही है। अलीगौर बलूच साहब। सर मैं अपनी बात को कोशिश करूंगा जल्दी से समेटूं। तो मैं आपकी बात के जवाब से पहले मैं सिर्फ 2 लाइनें पढ़ूंगा। अच्छा। जो कि अभी जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने बेशुमार अपने जजमेंट में लिखी। अच्छा। सिर्फ 2 लाइनें। नैब ने इंसानियत की तजलील की, दुनिया भर में हकारत और बदनामी कमाई, यूरोपीय कमीशन ने भी इसको आवाज दबाने का आला कार करार दिया। नैब ने कानून, इंसाफ पसंदी और गैर जानिबदारी को मुकम्मल नजरअंदाज किया। जो ये नैब वो अदारा है जो ताकत के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और ये तो थे जस्टिस मकबूल बाकर साहब के 2-3 पॉइंट मैंने आपको बताया। लेकिन इस पर जस्टिस अतरम मिनल्ला और नैब ने जो बेल्स के लिए हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में केसेस गए, ठीक है अदालत की तरफ से देखिए, मगर मेरा सवाल ये है कि अब क्या आपको लगता है कि इत्तफाक़े राय हो जाएगी? तो मैं तो जो बात कर रहा हूं, हमारी सियासत में पोलराइजेशन इतनी ज्यादा है कि क्या एहतसाब का ऐसा निजाम वज़ा हो सकता है कि जिसमें जो है वो आप भी राजी हो, हुकूमत भी राजी हो। रहमान, और खास तौर पर जब तहरीक इंसाफ एजेंडा ये लेकर आई है कि हमने एहतसाब करना और करप्शन, लेकिन कर तो इंतकाम रहे हैं रहमान भाई, एहतसाब होना चाहिए। कौन कहता है एहतसाब नहीं होना चाहिए? एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब का एक मुनसिफाना निजाम होना चाहिए जो कि जमहूरी ताकतें बैठकर डिसाइड करें कि उसका मैकेनिज्म क्या होगा। लेकिन मैं अपनी बात को खत्म करते हुए मैं एक गुजारिश करूंगा, ये जो कानून है जमहूरी ताकतें चाहते, एक पाकिस्तान में इस 2 तरह का माहौल है जो हमारी बदकिस्मती से आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है वो आ रहा है। अच्छा। हम शुगर कोटेड बातें करते हैं। असल बात यह है कि कभी भी जमहूरी कुव्वतों को हमेशा कुचलने के लिए मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ इस किस्म के हथकंडे और कानून लाए। लेकिन आज मैं अभी तो गए हुए ज्यादा देर भी नहीं हुई। मैं मुझे इस बात का फख्र है कि मैं एक जमहूरी पार्टी का हिस्सा हूं। सर आप बिल्कुल हैं। लेकिन मगर मेरी गुजारिश ये है कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो वही चौधरी निसार जो है वो क्या कर रहे होते हैं। मेरी एक गुजारिश है उन पर, इन जमहूरी हुकूमतों को, इन असम्बलियों को, इमरान खान में भी दम नहीं है कि वो इसको चेंज कर सके। अच्छा। जब तक पाकिस्तान में सही मानों में जमहूरियत नहीं वो लेकर आए थे, ऑर्डिनेंस वो ले आए थे, वो तो 120 दिन हुए, लैप्स हो गए ऑर्डिनेंस, उसके बाद जो है वो नहीं, उस ऑर्डिनेंस से भी कुछ नहीं होगा।
जब तक इसके जमहूरी ताकतें जब तक मुकम्मल तौर पर बाख्तियार नहीं होंगी, ये हमारे वक्त में हुआ था। मैं शाहिद खान अब्बासी साहब की बात कोट कर रहा हूं, वो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था, एक टॉक शो में बैठ के उनसे सवाल ये किया गया, उन्होंने कहा कि हम अमेंडमेंट ले भी आते, मियां नवाज शरीफ का कानून बना, वो भी खत्म, तो फिर आपसे बड़े वो बना ना, तो ये ऑर्डिनेंस, हाँ अच्छा ये ऑर्डिनेंस लिया, और अब अगर ये कानूनसाजी कर गए, मैं पाकिस्तान, मैं आप बात को पॉइंट पे ले आता हूं। अच्छा, पाकिस्तान के तमाम इदारे इस बात पर इकट्ठे हों, सियासतदान नहीं, पाकिस्तान के तमाम इदारे इस बात पर इकट्ठे हों कि पाकिस्तान को चलाना जमहूरी तरीके के साथ है या सिलेक्टिव तरीके के साथ है। इस चीज की वजाहत हो जाएगी, नया बासी साहब हो जाएगा। आपकी हुकूमत क्या ये कर लेगी? पहले आपने एक अटेम्प्ट की है, मगर वो ऑर्डिनेंस के जरिए थी, वो 120 दिन हुए, लैप्स हो गया। अब जो कानून साजी है वो मरहला है आपके लिए, क्या आपकी हुकूमत ये कर लेगी? रहमान साहब को जी, अच्छा मेरा ख्याल है सदाकत अली भाई साहब आपको आवाज आ रही है? अच्छा, मैं यही सवाल ना साहबा, क्या आपको लगता है कि पहले की हुकूमतों में और इस हुकूमत में फर्क है कि इनके पास जो है वो ज्यादा इख्तियार है, या ये कर सकते हैं? और अगर ये कर सकते हैं तो फिर अभी आप भी फिर इनका साथ दें, आपको नहीं चाहिए कि आप इनके साथ बैठे बातचीत करें, जो भी कानून बनना है वो बन जाए ताकि सब उस पर आमादा हों? देखिए, सिर्फ अकाउंटेबिलिटी का राग अलापने से अकाउंटेबिलिटी हो नहीं चाहती है। बात यह है कि यहाँ पे विच हंटिंग हो रही है, यहाँ पे आर्म ट्विस्टिंग हो रही है। ये आर्म ट्विस्टिंग हम कहते थे, इनको बुरा लगता था, अब अदालती रिमार्क्स में आ रहा है कि ये आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, लोगों के उनको कट टू साइज किया जा रहा है। कानून बदलने से मसला हल हो जाएगा? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि कानून बदलने से मसला यूं हल होगा कि अगर आप एक फेयर और एक ट्रांसपेरेंट अंदाज से, आप अगर कहीं पर कोई करप्शन हुई है, आप उसकी अकाउंटेबिलिटी करें। लेकिन ये कहाँ का कानून है कि गिल्टी अंटिल यू प्रूव योरसेल्फ इनोसेंट? ये तो रिवर्स है। ये ऐसा तो जो इंटरनेशनल एक कानून है, यूनिवर्सल जो एक सिस्टम है, वो तो यही है ना कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अब आप पूरा बर्डन उस बंदे पे डाल देते हैं कि आप पे ये इल्जाम है और आपने इसको साबित आप नहीं करना है, तो ये कौन सा तरीकेकार है? अच्छा। तो फिर आप मुझे देखें, और उसमें हो क्या रहा है कि उसमें ज्यादातर मीडिया ट्रायल और सारे ऑपोजिशन के लोगों को आप घेर रहे हैं। क्या वजह है कि काबीना के अंदर बैठे हुए वो बड़े बड़े मगरमच्छ जो हर दौर में फायदे उठाते हैं, वो जो चीनी के शुगर मिल्स लगा के बैठे हैं, जिनके कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट हैं, चाहे वो नदीम बाबर हो, चाहे वो रजाक दाऊद हो, इन लोगों को साथ बिठा के काबीना में ये अकाउंटेबिलिटी करने चले हैं। हो जाएगा, आप दोनों की जमातों का इत्तेफाक हो जाएगा इस पर के दो ही तो ये ऑपोजिशन में पीपल्स पार्टी, नून लीग, भले हमारे मैनिफेस्टोज अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों जमहूरी पार्टीज हैं और मौलाना फजल रहमान साहब हैं। अच्छा। इस वक्त देखें, इस वक्त क्लियर हो गया, एक तरफ वो लोग बैठे हुए हैं जो सिलेक्शन के जरिए आए हैं और जो लेट आए हैं, और दूसरी तरफ वो लोग बैठे हैं जो जमहूरी लोग हैं। ये तो लाइन ड्रॉ हो गई। 30 सेकंड्स हैं इस बहस को। ये जमहूरी हैं, ये बड़े इनकी रात है। हाँ। सबसे पहले तो कौम से माफी मांगे। आज जो हमसे मांग रहे हैं ये खुद नहीं कर सके। अच्छा, हमसे मांगे, आप तरीके से मांगे। मुझे पता है हम इनके साथ बैठे और क्या ठीक करें। नैब ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में मैं बात करना चाहता हूं, पाकिस्तान में कोरोना के बायस 4 माह के तातुल के बाद अब पोलियो वैक्सीन पिलाने की 5 रोजा मुहिम 20 जुलाई से दोबारा शुरू की गई है। इस मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 8 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन पिलाई जा रही है। मुहिम के पहले फेज में फैसलाबाद, अटक, जनूबी वजीरिस्तान, कराची के कुछ हिस्सों और कोयटा में बच्चों को वैक्सीन पिलाई जा रही है। इस दौरान पोलियो वैक्सीन पिलाने वाली मोबाइल टीमें मुतल्लिका इलाकों में घर घर जाकर बच्चों को इस मूजी मर्ज से बचाने की वैक्सीन पिला रही है। अब शहरियों को यह चाहिए कि वो अपने बच्चों को हमेशा के लिए माजूर होने से बचाने के लिए बढ़ चढ़कर इस मुहिम में वैक्सीन पिलाने वाली टीमों से खासकर ताउन करें और अपने बच्चों को वैक्सीन पिलाएं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार पाकिस्तान के हवाले से अच्छे नहीं है। पाकिस्तान में 2020 में अब तक पोलियो के 60 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि ये केसेस 2017 में सिर्फ 8 और 2018 में सिर्फ 12 थे। लेकिन 2019 में पाकिस्तान में पोलियो के केसेस बढ़कर
147 हो गए, जिस पर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में तशवीश का इजहार किया जा रहा है। और पोलियो के केसेस आने वाले इलाकों में वैक्सीन पिलाने की मुहिम जो है वो अब दोबारा से तेज की जा रही है। पाकिस्तान में पोलियो वैक्सीन पिलाने वाली जो मोबाइल मेडिकल टीमें हैं उन पर हमले भी होते रहे। 2020 में भी कई हमले हो चुके हैं, जिनमें 2 हेल्थ वर्कर्स और 1 पुलिस एहलकार शहीद, जबकि कुछ लोग जख्मी भी हो चुके हैं। वालिदैन की तरफ से भी पोलियो वैक्सीन पिलाने वाले टीमों पर शदीद रद्द-ए-अमल आता है। लेकिन आपसे ये खास तौर पर अपील है और गुजारिश है इस प्लेटफॉर्म के जरिए कि ये पोलियो वैक्सीन पिलाने वाली जो टीमें हैं ये आपके दुश्मन नहीं, आपके हमदर्द और दोस्त हैं, जो आपके बच्चों को माजूर होने से बचाने के लिए चलकर आपके पास आती हैं। इन्हें अपना मुखलिस समझिए और इनके साथ ताउन कीजिए। इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।